चलिए अब हम लोग आगे आज केमिस्ट्री का नया चैप्टर जो है। अब जैसे देखो आपका जो बुक का चैप्टर है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली चीजों को। हेलो हेलो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो आपका बेसिक चीज था वो। अब देखिए बेसिक चीज हम लोग कर लिए खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे बुक का चैप्टर, जो आपका जितना चैप्टर है केमिस्ट्री का एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीमर। तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, पॉलीमर। देखिए केमिस्ट्री में पहला जो केमिस्ट्री में ज्यादा जो वर्ड रहेगा ना वो इंग्लिश में रहेगा। तो कुछ कुछ वर्ड जो रहेगा इंग्लिश में, तो उस इंग्लिश को फिर हम लोग हिंदी करेंगे। तो ज्यादातर वर्ड इसमें इंग्लिश में ही आएगा, तो कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड आपको आते रहेंगे। ठीक, तो पॉलीमर्स चैप्टर का नाम है। तो देखिए इसमें ना दो वर्ड से मिलके इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुलक। बहुलक, पॉलीमर को हिंदी में बहुलक बोला जाता है। आइए रहा धीरे धीरे, जल्दी आओ। कितना बजे आता है रे साहब? 7 बजे बोले तो 7:30 कर दिया। घुसो इधर, घुसो जल्दी। चलिए ध्यान देंगे इधर। पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुलक। इसमें देखो दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है इसमें आपका पॉलीमर, सॉरी पॉली, और दूसरा वर्ड है मर्स। अब हम लोग जानेंगे ये है क्या। ये दोनों, पॉली का मतलब होता है बहुत और मर्स का मतलब होता है इकाई, यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पॉलीमर जो भी होगा वो बहुत सारे इकाइयों का मिश्रण होगा, यानी बहुत सारे इकाई आपस में मिलेंगे तो उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। तो डिफिनेशन इसका देखो, हम लोग बहुलक का डिफिनेशन कैसे देंगे ये तो समझने का तरीका है कि पॉलीमर्स का मतलब हिंदी होता है बहुलक, और पॉली जिसमें दो वर्ड है, पॉली और दूसरा है मर्स। पॉली का मतलब होता है बहुत और मर्स का मतलब होता है इकाई। तो बहुत सारे इकाइयों से मिलके जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। मैथ में हम लोग पढ़ते थे कि जो बहुत बार आता है उसको हम लोग बहुलक बोलते थे। यहाँ हम लोग जो बहुत सारे इकाइयों से मिलके बनता है उसको बोलते हैं बहुलक। अब बहुलक का डिफिनेशन क्या होगा? बहुलक का डिफिनेशन होगा छोटे छोटे इकाइयों से, छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने बड़े इकाई को बहुलक कहते हैं। इकाई को बहुलक कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगा बहुलक का? जल्दी आओ, इतना इसमें आओ, इसमें उधर जगह घट गया है, इधर आओ, बैठिए यहां पर। जल्दी देखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुलक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने बड़े इकाई को बहुलक कहते हैं। अभी आया था टिप्पणी, एग्जाम में आया था इस पे टिप्पणी लिखने के लिए कि एक आता है, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब क्या होता है कि उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए, वो उसका डिफिनेशन दे देना है, उसका टाइप दे देना है, उसका एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं टिप्पणी। तो इसके ऊपर आया था टिप्पणी लिखने के लिए, बहुलक का टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ सबसे पहला आप उसका डिफिनेशन लिखेंगे कि छोटे छोटे यूनिट्स यानी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने बड़े इकाई को हम लोग बहुलक बोलते हैं। अब बहुलक में क्या क्या शामिल होता है? बहुलक है क्या? बहुलक क्या है? कृत्रिम रासायनिक पदार्थ है ये जो हम लोग रसायन पदार्थ देखते हैं बहुत सारे जो हमारे पास है, वो सब क्या कहलाते हैं? बहुलक। जैसे रबर, रबर हम लोग समझते हैं एक छोटा सा नॉर्मल पदार्थ है जिसका यूज हम लोग, रबर का बहुत सारे टाइप है। एक टाइप का यूज हम लोग करते हैं छोटे किसी भी चीज को बैंडेज करने के लिए, बांधने के लिए। एक रबर का इस्तेमाल देखा होगा गुलेल वगैरह में होता है, एक रबर का इस्तेमाल टायर में होता है, एक रबर का इस्तेमाल चप्पल वगैरह जो बनता है उसमें होता है। तो अलग अलग जगह पे रबर का इस्तेमाल होता है। तो जो रबर का अलग अलग चीजें बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक।
तो रबर भी क्या है, एक बहुलक है, उसको बनाया गया है। पहले जो मतलब एक नॉर्मल जो रबर होता है उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा रूप से नहीं कर पाते हैं। उसका इस्तेमाल कहाँ करते थे पहले, जो आता था मिटाने के लिए बना हुआ था, मतलब मिटाते थे हम लोग इरेजर के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे इरेजर के रूप में, तो रबर है। वैसे ही आपका पॉलीथीन, ये भी आपका क्या है, बहुलक है। इसे बहुलक का नाम एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर कपड़ा वगैरह बनता है। नायलॉन, नायलॉन का देखा होगा, रेशा वगैरह बनता है। नायलॉन दो टाइप का होता है, एक नायलॉन 6, एक नायलॉन 6। यही सब के बारे में इसमें पढ़ना है। एक नायलॉन 6 रहेगा, एक का नाम रहेगा नायलॉन 6, दोनों अलग अलग है। ये सब है रेशा। इसी में आएगा रेयॉन, इसी में पढ़ना हम लोग को टेफलॉन। तो ये सब क्या कहलाएंगे, बहुलक। बहुलक मतलब ये हो जाएगा जो हम लोगों ने बनाया है, मतलब मानव ने निर्मित किया है अपनी सुविधा अनुसार, उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक का डिफिनेशन क्लियर हो गया। छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने बड़े इकाई को क्या कहते हैं, बहुलक। बोलेगा, एक बार बोलो तो। छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर, एक एक करके बोल लेना। छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने बड़े इकाई को बहुलक कहते हैं। बोलो। बढ़ेंगे हम लोग। तो पहला बात यही रहेगा, इतना डिफिनेशन रहेगा, समझ गए। आगे ये ना एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन कौन है, ये सब के बारे में पढ़ना है। अब जैसे देखिए ध्यान से, इसमें देखो क्या होता है, जैसे नाम अभी पढ़ा होगा, इसका एग्जाम्पल दिए थे अभी पॉलीथीन। तो इसका नाम में देखो छुपा हुआ बहुलक, यानी इसमें क्या है कि दो यौगिक हो गया। एक हो गया पॉली प्लस इथीन, बहुत सारा इथीन आपस में मिल जाएगा तो बनेगा पॉलीथीन। इसी तरह बहुत सारा ईस्टर बनेगा, मिलेगा आपस में, तो पॉलिस्टर। यानी जो भी पदार्थ बनेगा बहुलक बनेगा, तो उसमें उसका एक छोटा इकाई होगा, बहुत ज्यादा बार मिलेगा, और उससे वो क्या बन जाएगा, आपका बहुलक बन जाएगा। पॉलिस्टर नाम में देखा होगा, पॉलिस्टर ऐसे रहेगा। तो ईस्टर ग्रुप बहुत बार मिलेगा आपस में तो पॉलिस्टर बनेगा। बहुत सारा का नाम में पॉली नहीं रहेगा, फिर भी वो रहेगा, जैसे टेफलॉन, इसका एक ये यौगिक है, ये बनता है आपका, तो ये भी बहुलक है। तो इसके पास एक छोटा यौगिक रहता है, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन, इसलिए इसका नाम रख दिया टेफलॉन। टेट्राफ्लोरोइथेन से बनता है। तो आगे सीखेंगे हम लोग किससे बनता है कौन, वो एक एक करके। अभी यहाँ एग्जाम्पल लिए थे। अब देखिए बहुलक को बांटा गया, सबसे जब बहुलक का निर्माण किया गया तो बहुलक को बांटा गया, और बहुलक को बांटा गया 3 आधार पे। पहला है स्रोत के आधार पे, यानी बहुलक का वर्गीकरण, ऐसे कर लेते हैं, बहुलक का वर्गीकरण। तो बहुलक का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया। पहला है स्रोत के आधार पे, दूसरा है संरचना के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। पीपीटी वाला नहीं है, ठीक, तो अभी इसलिए ऐसे डायरेक्ट चल रहे हैं हम। तीसरा है बहुलकन के आधार पर। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना वैसे, ऐसे ही वाला ठीक लगता है क्या, वो वाला ठीक नहीं लगता हमको। बहुलकन के आधार पर, हाँ लिखा उखा रहता है, ठीक नहीं लगता उतना, ऐसे लगातार चलते जाते हैं हम लोग। तो 3 आधार पे बांटा गया है, स्रोत के आधार पे, संरचना के आधार पे, बहुलकन के आधार पे। ये तीनों क्या है, स्रोत का मतलब होता है कि नेचर में कैसे वो आया, यानी प्रकृति में यदि वो आया है तो किस आधार पे आया है, और उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। और एक होता है संरचना, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब गोल है, रैखिक है, या फिर वृत्तीय है, वैसा टाइप का रहेगा। और एक है बहुलकन के आधार पे, वो आपस में जुड़ा कैसे। ये तीनों आधार है, ये तीनों के आधार पे बांटा गया है बहुलक को। तो हम लोग सबसे पहला आएंगे स्रोत के आधार पे, कि नेचर में जब आया है तो ये कितने टाइप के हैं और कौन कौन है। तो पहला टॉपिक अब चलेगा स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर जो आपका है उसे 3 भागों में बांटा गया बहुलक को, यानी स्रोत के आधार पे जो बहुलक होंगे वो 3 टाइप को हैं, और 3 टाइप के होंगे। एक का नाम होगा प्राकृतिक बहुलक, यानी नेचुरल बहुलक पॉलीमर बोल सकते हैं। एक का नाम होगा अर्ध संश्लेषित बहुलक,
अर्ध संश्लेषित बहुलक, एक का नाम होगा संश्लेषित बहुलक। ये 3 टाइप के बहुलक होंगे, किसके आधार पे? आपका स्रोत के आधार पे। यहाँ क्या याद रखना है, जैसे एग्जाम में इससे क्या बनेगा, इससे यही बनेगा वनली कि इसका एग्जाम्पल याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। अर्ध संश्लेषित का ज्यादा पूछा जाता है, संश्लेषित और प्राकृतिक का थोड़ा कम होता है। तो पहले आएंगे हम लोग प्राकृतिक बहुलक पे, कि प्राकृतिक बहुलक किसे कहेंगे? वैसा बहुलक जो हमें नेचर से, भगवान या प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिला है, यानी गॉड गिफ्टेड है, आप बनाए नहीं है, आपको मिला हुआ है, बना हुआ मिला हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। जैसे हमारे पास भी कुछ ऐसे बहुलक हैं जो बना हुआ मिला, यानी उसमें से कौन आ जाता है? एक को बोलते हैं सेलुलॉस। सेलुलॉस ये प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कहने का मतलब प्रकृति में क्या ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में। पेड़ का जो छाल होता है ना, उसी में पाया जाता है ये वाला। पेड़ का जो छाल होता है, उस यदि वो किसी कारण मीठा लग रहा है तो उसमें आपका क्या पाया जाता है? सेलुलॉस। हर एक छाल में नहीं पाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर छाल में ये पाया जाता है। तो पेड़ का जो छाल होता है उसमें पाया जाता है सेलुलॉस, एक प्रकार का चीनी टाइप का है। तो ये क्या है? बहुलक है, और एक ऐसा बहुलक है प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक में और कौन कौन आएंगे? सेलुलॉस आएगा। एक आलू में देखिए थोड़ा सा मीठापन पाया जाता है, वो पाया जाता है स्टार्च के कारण, तो स्टार्च भी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। और हम लोग जो लेते हैं प्रोटीन, वो भी आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। यानी प्रोटीन भी बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना है, एक प्रकार का एसिड से मिलके बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड बार बार मिलता है तो प्रोटीन बनता है। लगभग कितना? 10,000 अमीनो एसिड एक बार मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। और ऐसा ऐसा हमारे शरीर में मतलब कितने प्रोटीन है? 20 प्रकार के, यानी पूरे बॉडी में 20 प्रकार के प्रोटीन मतलब है, जिसमें से क्या है कि 10 प्रकार का प्रोटीन हम लोग बाहर वाले जंतु से लेते हैं, और 10 हमारे बॉडी में खुद ब खुद बनते रहता है। यानी 10 प्रकार का जो प्रोटीन है ना, बाहर से लेते हैं, जैसे अंडा से ले लिए, मछली से ले लिए, फिर मांस से भी मिल जाता है हमें, तेल से मिल जाता है। तो ये सब आपका 10 प्रकार वाला बाहर से, और 10 हमारा बॉडी बनाते रहता है। उसमें से एक का नाम कैरोटीन है, जो क्या बनता है? बाल और नाखून में। बाल और नाखून देखे होंगे लगातार बढ़ते रहता है, वो इसलिए बढ़ता है चूंकि हमारा बॉडी ना 10 प्रकार का प्रोटीन में से एक कैरोटीन जो है वो बनाते रहता है खुद ब खुद, इसीलिए 20 प्रकार का पाया जाएगा। 10 हमारे अंदर और 10 हम बाहर से लेते हैं। यदि इसी 10 में से किसी का एक का कमी हो गया, कोई भी प्रोटीन लगातार आपका कमी हो गया, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं क्वाइसियोर। क्वाइसियोर में आपका क्या होगा कि हड्डी का जो संरचना है ना, वो ज्यादा निर्मित होगा ही नहीं, और त्वचा का संरचना भी निर्मित नहीं होगा। किसी किसी का देखे होंगे कि कुछ कुछ ना त्वचा का कुछ कुछ अंग चेंज होते रहता है, यहाँ पे कुछ अलग त्वचा रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग त्वचा रहेगा, वो क्वाइसियोर में होता है। तो चलेंगे, देखो ये हो जाएगा। एक पेड़ पौधा में हम लोग देखते हैं वो क्या होता है? गोंद। पेड़ पौधा से छोटा छोटा गोंद वाला जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं गोंद। उसी को उसका नाम है जिलेटिन, मतलब बाहर में उसका नाम रखा गया है जिलेटिन। तो हमें बस इतना याद रखना, प्राकृतिक बहुलक में आएंगे तो क्या होगा? प्राकृतिक बहुलक किसे कहेंगे? वैसा बहुलक जो प्रकृति में उपहार स्वरूप हमें मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। हमने बनाया नहीं है, हमें मिला है, वो गॉड गिफ्टेड है। इसका 4 याद रखेंगे, एग्जाम में यही बनेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेलुलोस। ये सेलुलोस कैसा बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में ज्यादा रहेगा। तो सेलुलोस हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक, ये पाया जाता है पेड़ की छाल में। और इसके अलावा 3 और याद रखना, स्टार्च, प्रोटीन और गोंद। ये 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे प्राकृतिक बहुलक का। अगला है अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसमें क्या होता है? जैसे नाम से क्या पता चल रहा है? अर्ध संश्लेषित, यानी आधा आधा मिला हुआ। आधा इसमें क्या रहेगा? अर्ध संश्लेषित बहुलक का डिफिनेशन क्या होगा कि इसमें प्राकृतिक बहुलक में से कृत्रिम यानी केमिकल मिला के हम लोग बनाए हैं। प्राकृतिक बहुलक जो हमें मिला हुआ है और उसमें हम केमिकल मिला दिए, रसायन मिला दिए, और उससे जो बना नया वाला, उसी को बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। यानी क्या है कि थोड़ा सा केमिकल और थोड़ा सा नेचुरल दोनों को मिला के बनाएंगे अर्ध संश्लेषित। इसका 2 एग्जाम्पल कौन रहेगा? सेलुलोस से बनता है। देखो सेलुलोस में एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है एसीटेट।
तो सेलुलोस में एसीटेट मिलाते हैं ना, तो उससे एक बनता है रेयॉन। रेयॉन का धागा आता है। रेयॉन का धागा देखे हैं, मान जो आप पतंग उड़ाते हैं और जो उसको बोलते हैं ना मांझा, मतलब वो बोला जाता है वो धागा जो एकदम कड़क, मतलब जो होता है आपका टफ वाला, वो रेयॉन का रहता है। तो रेयॉन का धागा उसी से बनता है। तो सेलुलोस एसीटेट, अब इसमें क्या हुआ, सेलुलोस था प्राकृतिक चीज, उसमें हम मिला दिए थोड़ा सा केमिकल, एसीटेट नाम का केमिकल, तो उससे जो मिल के बन गया उस धागा का नाम रखा गया रेयॉन। तो सेलुलोस एसीटेट, एग्जाम में ये आएगा, रेयॉन नाम रहेगा या ये रहेगा कि ये बताइए कैसा बहुलक है, नहीं तो ऑप्शन देगा इनमें से कौन अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, सेलुलोस एसीटेट और एक है सेलुलोस नाइट्रेट। सेलुलोस नाइट्रेट से क्या बनाते हैं हम लोग, रेजिन बनाते हैं। ये सबसे क्या बनता है, रेजिन। रेजिन बताए थे आपको, एक लिक्विड टाइप का पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल फर्श पे करते हैं। अभी बताए थे कि फर्श के अब जैसे कि अब कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगाता है, देखोगे बहुत सारा मतलब अच्छा लाइटिंग वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, लाइट को अच्छा बनाने के लिए नीचे लाइट लगा देते हैं और उसके ऊपर वो लगा देते हैं रेजिन, और उसको घिस के चमकीला बना देते हैं, तो नीचे से फर्श एकदम मतलब अच्छा दिखता है, वो उसके लिए लगाते हैं। अब ज्यादातर इसका इस्तेमाल होने लगा है, मतलब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे इधर आ जाएगा, टाइम लगेगा। तो दो एग्जाम्पल यहाँ याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखना है, डिफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा इसका, बस एग्जाम्पल आएगा ऑब्जेक्टिव सवाल में कि अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहेंगे, वैसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक और में थोड़ा सा रसायन मिलाने के कारण जो बनता है उसे बोलते हैं अर्ध संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है किसी को मिलाकर बनना, तो अर्ध संश्लेषण का मतलब ये हुआ आधा आधा, यानी कि 50 मिलेगा, 10% मिलाया 90, ये भी रहेगा। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक का डिफिनेशन हो गया क्लियर, और उसका एग्जांपल दो याद रखेंगे, सेलुलोस एसीटेट, सेलुलोस नाइट्रेट। सेलुलोस एसीटेट से रेयॉन धागा बनता है और सेलुलोस नाइट्रेट से रेजिन बनता है। अगला है संश्लेषित बहुलक, यानी वैसा बहुलक जिसका निर्माण हम लोग किए हैं अपने फायदे के लिए, यानी हम अपना फायदा के लिए, अपना उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया और पूर्ण रूप से केमिकल से, पूर्ण रूप से रसायन से संबंधित है। ये रसायन को आपस में मिला के बनाया गया है, पूर्ण रूप से रासायनिक, इसमें नेचुरल चीज कुछ भी नहीं रहता है। इसी में आपका नाम क्या, पूर्ण रूप से रसायन वाला रहेगा। तो संश्लेषित में कौन कौन आएगा, इसमें आएगा पॉलीथीन, इसीलिए ऐसा बहुलक है जिसमें आपका क्या पूर्ण रूप से केमिकल है, इसलिए कुछ जगहों पे इसको बैन किया जाता है। पॉलीथीन पढ़ेंगे आगे कि कैसा टाइप का होता है, कौन कौन है, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। नायलॉन 6 कर दो, नायलॉन 6 कर दो, इतना समझ जाओ कैसे, मतलब कुछ कुछ ऐसे ही यौगिक दे देंगे आपको ऑप्शन में कि आपको पता नहीं रहेगा, मतलब इतना हम लोग को एनसीईआरटी के जरिए पढ़ना है, और मान लेते हैं एक आध को एक्स्ट्रा दे देगा, तो हम लोग सीधे से ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक में हम लोग ये जानेंगे ये सब है, अर्ध संश्लेषित में ये सब है, उसके अलावा जितना भी आएगा सब इसी में आएगा। मतलब कोई ऐसे ही आपका कोई बहुलक ऐसे पूछ दिया आपका कि बताइए पीवीसी किस में आएगा, तो कोई भी यौगिक है जैसे पीवीसी रहेगा तो बोलेगा कि पीवीसी एक यौगिक है, नाम दे दिया वो, अब बोला जाएगा किस में आएगा, तो हम लोग इतना जान रहे हैं इसमें 4 गो है, इसमें 2 है, बाकी जो भी होगा इसमें होगा। मतलब नहीं भी आप जानते हैं तो भी आंसर कैसे कीजिएगा कि आपका जो भी दिया रहेगा वो संश्लेषित, संश्लेषित में बहुत सारा है, पढ़ना हम लोग को प्रमुख रूप से ये वाला है। तो बस तीनों टाइप का हो गया क्लियर। देखिए बहुलक में तीन स्रोत के आधार पर बहुलक को हम 3 भागों में बांटे, प्राकृतिक और संश्लेषित और संश्लेषित। प्राकृतिक में जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है वो हमने नहीं बनाया, बना हुआ में मिला है, गॉड गिफ्टेड है, तो ये सब आपका क्या था, सेलुलोस, स्टार्च, प्रोटीन और गोंद। और अर्ध संश्लेषित में कौन कौन है कि प्राकृतिक में रसायन को मिलाए, तो इसमें देखिए प्राकृतिक वाला सेलुलोस था, एसीटेट मिला दिए तो सेलुलोस एसीटेट रेयॉन बन गया, और सेलुलोस नाइट्रेट रेजिन बन गया। और पूर्ण रूप से संश्लेषित पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन 6, नायलॉन 6 ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सब इसी के हैं। देख लो एक बार, तो पूछते हैं कौन किस में है, देखना है, मतलब देख लो, ये पूछेंगे गलत नहीं करना कि कौन किस में है। हाँ अभी पूछने में क्या दिक्कत है, हाँ? चलो बताओ, रेजिन किस में है,
सही बोल रहा है। ऑप्शन दे। क्या ऑप्शन? ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन। तीन गो ऑप्शन है ना, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित, संश्लेषित, और चौथा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। गोंद। शुरू वाला ऑप्शन आएगा इसके लिए बन के एग्जाम में, गोंद शुरू वाला में। रेयन। तुम ही बताओ, तुम ही पढ़ाकू आदमी, एकदम हल्का वे अभी ना। गुड़। गुड़। हाँ। अच्छा, गुड़ यदि मान लिया जाए, पूछा जाए तो किस में आएगा? क्यों आएगा संश्लेषण? नेचुरल में आ जाएगा। सब मतलब उधर रहता है कि अथियो खायो पियो वाला उधर रहेगा रे, खाने पीने वाला ध्यान देगा, सब प्राकृतिक में आएगा। जो भी खाए पिए वाला बना है वो नेचुरल में आ जाएगा। चीनी भी इसमें आ जाएगा, चीनी प्राकृतिक में ही आ जाएगा। हम लोग चीनी में कुछ कर नहीं रहे हैं, रस का क्रिस्टल बना दे रहे हैं बस। बनने के रस का ही बनता है ना वो, तो उसमें हम केमिकल नहीं मिला रहे। केमिकल कब मिला रहे हैं? साफ करने में। चीनी जो बनता है वो भूरा चीनी आता है। ये देखो, लोग सलाह भी देते हैं कि आप ब्राउन चीनी खाइए, मतलब चीनी जब खाना है तो ब्राउन, क्योंकि ब्राउन चीनी के जो बनता है वो डायरेक्ट बना जो ब्राउन रहता है, लेकिन ब्राउन चीनी को बेचेगा तो सबको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसके ऊपर सल्फर मार दिया जाता है तो पूरा सादा हो जाता है। ऐसे तो चीनी खाने नहीं चाहिए, चीनी बॉडी में जितना ज्यादा कम लीजिए उतना ज्यादा सही है। थोड़ा सा कम प्रॉब्लम है। अब जो एक्स्ट्रा, जैसे कि मान लेते हैं उजला वाला खाता है रसगुल्ला, एक पीला वाला भी बनता है, तो उजला वाला से ज्यादा खतरनाक पीला वाला, क्योंकि पीला वाला रसगुल्ला तो होता नहीं है, वो क्या है? कलर है। पीला वाला मतलब ना बना दिया जाता है, तो उजला वाला ही आपका शुद्ध रूप से है, तो वही है वहाँ। ब्लैक वाला? अच्छा, ब्लैक वाला ज्यादा वैल्यू है कि है? उजला का वैल्यू ज्यादा है कि ब्लैक का? उजला का है, उजला का है। आई लो यार, पीला वाला का, पीला वाला रसगुल्ला जो जिस रसगुल्ला के बीच में मतलब स्पाइरल रहेगा, रसगुल्ला से ज्यादा मतलब ये सूखल सूखल मरल मरल लड़की भी 50 को खा सकती है। रोटी खाने का हो तो इन लोग के कलेजा, किडनी और फेफड़ा एकदम छोटा हो जाएगा। ये 2 रोटी खा लेंगे, एक रोटी आधा दीजिए, 1.5 रोटी इन लोग खाएगा। ये लोग देखिए, लड़की लोग नहीं खाते हैं, एक सवैया आधैया ऐसे में पूरा का पूरा कोई चीज नहीं खाएगा। और वही वाला उस टाइम तो फेफड़ा किडनी सब कितना बड़ा हो, 100 को टान लेगा एकदम। चलो आगे है। ऐसे है इन लोग पसंदीदा। कैसे तुम लोग लड़का को लोग का नहीं है, लड़का लोग उजला उजला पे ज्यादा अटैक करता है, 20-30 गो, 35 रिकॉर्ड बनाता है। 1-2 गो तो हमारा स्टूडेंट था 70 है, पुराना था, 70 को खाता था वो। हाँ हाँ, खाइए जाता होगा। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। खा सकता वही जिसके बॉडी में आपका रेनिन वगैरह का एंजाइम एक्टिव है। सब कोई नहीं खा सकता, देखा होगा सब कोई खाने जाएगा तो उसका ना मेम्ब्रेन वगैरह जो है उसको मतलब ये देगा, क्या बोलते हैं, ऑर्डर कि अब नहीं लेना है, लिमिट से ऊपर हो जाता है। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो तीनों हो गया क्लियर। स्रोत के आधार पे हम लोग यही वाला में यही पढ़ना था हम लोग को, स्रोत के आधार पे। अगला स्रोत हो गया हम लोग का क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप क्या था। देखिए 3 बेस बनाए थे, तीनों बेस पे टाइप पढ़ना है स्रोत के आधार पे। अगला हम लोग चलते हैं संरचना के आधार पे, कि यदि संरचना से बनाया जाए तो किस टाइप का होगा। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, इस संरचना के आधार पे बहुलक को ना हम लोग 3 रूप से बांटे हैं।
इसमें भी 3 रूप से बांटा गया है। पहला है रैखिक संरचना वाला बहुलक, रैखिक संरचना। दूसरा का नाम है साखित संरचना। फर्स्ट है रैखिक, दूसरा को बोलते हैं साखित संरचना, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क या जालक, नेटवर्क या जालक, ये वाला संरचना। तो ये 3 टाइप। यहां भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, सब्जेक्टिव वाला पैटर्न यहां से नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो हम लोग ध्यान देंगे, जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखेंगे। पहला आते हैं रैखिक बहुलक में, इसका डिफिनेशन भी लिखते चले जाएंगे, ठीक। रैखिक बहुलक कर दीजिए, संरचना वहां लिख दिए थे। वैसा बहुलक, वैसा बहुलक जिसका संरचना, जिसका संरचना क्या होता है, रैखिक होता है, रैखिक होता है। नाम से ही पता चलेगा, इसका डिफिनेशन देना आसान है। रैखिक बहुलक जिसका संरचना रैखिक, रैखिक का मतलब क्या, एक रेखा में, यानी जो बहुलक जुड़ेगा तो एक रेखा में जुड़ेगा आपका और लगातार जुड़ेगा, तो इससे जो बहुलक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुलक। तो रैखिक बहुलक में कौन आएगा, रैखिक बहुलक का एग्जाम्पल याद रखना है। तो दो याद रखेंगे हम लोग। इसमें एक आता है पीवीसी, आगे पढ़ेंगे ये क्या है, और दूसरा आपका एचडीपी, दोनों का नाम बता रहे हैं। पीवीसी को बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है, आपका एक केमिकल है, ठीक। ये आपका एक केमिकल है, ये प्लास्टिक जैसा है केमिकल है, और इससे बनता है आपका कुर्सी। जो कुर्सी हम लोग, ये वाला कुर्सी नहीं, एक और टाइप का कुर्सी होता है ना, जो बैठने के लिए पहले नहीं आता है, बैठने के लिए और लिखने के लिए साथ साथ आता था, स्कूल में देखो लगा रहा था, ब्लू कलर का, वो सब ये। हाँ, जो भी जहां भी लगाया जाता है, बैठने के लिए भी और साथ में लिखने के लिए, वो वाला। तो वो कुर्सी जो होता है वो इसी का बना होता है, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये वाला कुर्सी मिक्सअप है, जो मजबूत कुर्सी बनता है वो पीवीसी से ही बनता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। एचडीपी, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोला जाता है इसको। तो ये दोनों याद रखेंगे अभी कि ये किस में आता है, ये रैखिक बहुलक में आता है। यानी आपका क्या रहेगा, रैखिक। रैखिक का मतलब एक रेखा में जुड़ा रहेगा, टफ रहेगा, ये मतलब थोड़ा सा मजबूत रहेगा। जैसे पॉलीथीन 2 टाइप का होता है, वो आगे पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं एलडीपी, लो क्वालिटी का पॉलीथीन, एक हाई क्वालिटी का पॉलीथीन। पॉलीथीन से बाल्टी भी बना हुआ है, एशियन बाल्टी जो हम लोग पेंट वाला देखते हैं, वो पॉलीथीन का है, लेकिन वो टफ है, तो उसको बोलते हैं, वो जो पॉलीथीन होता है उसको बोलते हैं एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक रहता है लो वाला, जो हम लोग पन्नी बनाते हैं या फिर जो ले जाने के लिए कुछ करते हैं, वो वाला रहता है इसका। हाँ, वही वाला, वो रहता है एलडीपी का। तो आगे पढ़ेंगे, पॉलीथीन में पढ़ेंगे ना, तो आगे बताएंगे। अभी एग्जाम्पल याद रखना है कि इसमें 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे रैखिक बहुलक में, एक पीवीसी रहेगा और दूसरा रहेगा एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है यही वाला कि एचडीपी पॉलीथीन जो है संरचना, मतलब एचडीपी पॉलीथीन की संरचना कैसी होती है, रैखिक, गोलीय, साखित, जालक, ऐसे 4 ऑप्शन था। तो रैखिक में हो जाएगा आपका ये एचडीपी और पीवीसी। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना है इसको ऐसे। अगला साखित बहुलक, दूसरा चलेगा आपका साखित बहुलक। तो साखित मतलब क्या है, ब्रांच में। तो वैसा बहुलक जिसका संरचना, वैसा बहुलक जिसका संरचना, जिसका संरचना रेखा के साथ, रेखा के साथ, एक लीनियर भी तो रहेगा लेकिन ब्रांच में रहेगा, शाखा युक्त हो, रेखा के साथ शाखा युक्त हो, क्या कहलाएगा, साखित बहुलक। जैसे इसका, इसमें कैसे चलेगा, देखो एक यहाँ पे ऐसे एक रेखा से एक मतलब केमिकल आया और उसके बीच में आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ये समझो कि ऐसे गया, फिर इधर ब्रांच में आ गया, फिर ऐसे है, चाहे ऐसे जुड़ गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग साखित बहुलक। शाखा मतलब अभी पहले पढ़े थे ना, ये वाला जो ऐसे लिखते थे, सी 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 इधर जा रहा है और इधर आ गया और फिर इसी का इधर आ गया, इसी को बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच का मतलब उसकी टहनी चारों तरफ फैली हुई है, वो शाखा के रूप में है, तो शाखा युक्त बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना हम लोग को एक ही, कि शाखा युक्त बहुलक जो है वो कौन है, एलडीपी,
पॉलीथीन का ही जो लो क्वालिटी का पॉलीथीन होता है इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी मतलब घनत्व, इसमें पॉलीथीन डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन ये हो जाएगा आपका शाखा युक्त। रैखिक में दो HDP और PVC, और शाखा युक्त में क्या हो जाएगा LDP। तो ये हो जाएगा आपका संरचना के आधार पे दूसरा वाला, क्योंकि वैसा बहुलक जिसका संरचना रेखा के साथ शाखा युक्त हो वो कहलाएगा आपका शाखित बहुलक। आगे चलेंगे, शाखित के बाद है अगला जालक। जालक या नेटवर्क, इसमें पढ़ेंगे वैसा बहुलक, वैसा बहुलक जिसका संरचना क्लॉज यानी बंद लूप में हो, बंद लूप में हो। बंद लूप का कहने का मतलब ऐसा है जो क्लॉज वाला पैकिंग बना लेता है उसको बोलते हैं बंद लूप। तो क्लॉज लूप में बनाएगा वैसा संरचना को हम लोग बोलेंगे जालक। जालक वाला में अभी याद रखना है सिर्फ कि जालक में जैसे देखो जालक कैसे बनेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, इसके बीच में आके कोई ऐसे जुड़ गया, ई वाला हो जाता है, ऐसे आके जुड़ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं जालक संरचना। यानी बीच में आके आपका क्लोज लूप बना दिया, जैसे ये चल रहा है आपका ऐसे है, फिर यहाँ पे आके जुड़ गया, ये ऐसे हमेशा क्लोज लूप बना रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जालक या नेटवर्क। यानी वैसा बहुलक जिसका संरचना बंद लूप में, यानी बंद लूप कहने का मतलब रास्ता, बंद रास्ते में हो तो वो कहलाएगा जालक। इसमें दो याद रखना है, एक का नाम है बेकेलाइट और दूसरा का नाम है मेलामीन। एक है बेकेलाइट और दूसरा है आपका मेलामीन, ये दोनों इसमें है। तीनों समझ गया, रैखिक, शाखित और ये जालक। रैखिक में कौन कौन था? HDP PVC, शाखित में LDP और जालक में दो बेकेलाइट और मेलामीन। अभी जानना है, बाद में पढ़ेंगे हम बेकेलाइट क्या है। तो बेकेलाइट और मेलामीन ये दोनों जालक क्लोज लूप बनाते हैं, इसीलिए देखो क्लोज लूप बनाने के कारण बेकेलाइट बताए थे। बेकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्विच में। इलेक्ट्रिक जो स्विच होता है वो बेकेलाइट का ही बना होता है, इसीलिए लाइन वगैरह जब होगा या फिर जितना भी खतरा होगा तो स्विच जलता नहीं है जल्दी। स्विच जो होगा ना आपका जलेगा नहीं, गलेगा ही नहीं वो, क्योंकि बहुत ताप दृढ़ प्लास्टिक है वो। बहुत सारा ऐसा देखे होंगे प्लास्टिक जो टेम्परेचर पे गलता नहीं है, इसमें से आपका देखिए एक हेलमेट वाला, वो भी नहीं गलेगा, तो वैसा वाला बनाया जाता है। तो बेकेलाइट में स्विच बनाने में होता है। मेलामीन जो होता है वो देखिए क्रॉकरी, बर्तन जो बनता है ना, थी चीनी मिट्टी वाला, टफ वाला, मतलब जो टूटता नहीं है जल्दी, वो वाला बनता है इसी का। मेलामीन से बर्तन बनाया जाता है, केमिकलाइज बर्तन जो होता है आपका। और डिजाइन जो तैयार होता है, वो जो बर्तन के ऊपर आप डिजाइन देखते हैं कलर का, वो पेंट का नहीं होता, मेलामीन का होता है। ऐसे एक और चीज बनता है, कहाँ पे? हाँ पहले था, अब कहाँ? अब हटा दिया, पहले था अर्थिंग के बीच में रहता था वो वाला। अभी आप देखते होंगे वो वाला, और क्या जो आता ना, एक हीटर बनता है घर में, देखे होंगे रिंग डालल है, ओपन हीटर, छोटा सा रहता है, चोरी से काम करने के लिए यूज करते हैं, छोटा वाला। हाँ, तो वो जो मिट्टी रहता है उसको चीनी मिट्टी बोलते हैं। हाँ? बहुत नहीं टूटता है, कहाँ टूटता है? अब तुम लेके एजा बना रही, कभी खाना ओजा बना रही है ले जाके, तो कैसे होगा? एक है मेलामीन और दूसरा, मेलामीन का दूसरा, पहला तो बर्तन का डिजाइनिंग हो जाता है, दूसरा दूध जो बनता है कृत्रिम, नकली दूध, इसी केमिकल से बनता है। मेलामीन से नकली दूध जो बाजार में आपका मार्केट में दूध आ जाता है, कभी कभी देखे होंगे, अभी कुछ दिनों पहले आया था, तो इस बनता है, एकदम दूध की तरह लगेगा, ये केमिकल है। और इसका घोल तैयार करेंगे तो पूरी तरह से दूध जैसा लगेगा, लेकिन वो दूध नहीं रहेगा। है वो नहीं, एक दूध होता है जो बिना मिले हुए आपको चाय वगैरह में मिलता है, आपको डायरेक्ट नहीं दे सकता है। डायरेक्ट क्यों देगा? पकड़ा जाएगा डायरेक्ट देने पे। तो चाय में दे दिया, मिठाई उठाई बनाने में थोड़ा सा डाल दिया, सस्ता दूध। सागर पाउडर, पाउडर नहीं है वो, और दूध ही है, वो घोल ही तैयार होता है, सागर वाला नहीं है वो।
चलिए, तो ये तीनों दोनों बेस हम खत्म कर लिए, स्रोत के आधार पे और इसके आधार पे। ठीक, अब आगे चलते हैं। हाँ, बायो दो में से एक ही रहेंगे ना, वो रहेंगे चाहे हम रहेंगे। देख रहा ना, धीरे धीरे आ रहा है। अब जो आएगा वो सब याद करने वाला आएगा धीरे धीरे। अब आपका मेंटली प्रेशर बढ़ना चाहिए, ये याद करके रखना है। तीसरा, पहले भी नाम में लिखवा रहे थे। तीसरा, थोड़ा रुक जाएगा 2 मिनट कि लगातार? हाँ, लिख देंगे। तीसरा तीसरा आधार है बहुलकन का। देखिए, 2 आधार बता दिए हैं, तीसरा आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ज्यादा नहीं जाएंगे, वहां तक ही जाएंगे, क्योंकि एक साथ इतना भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। लास्ट खत्म कर देंगे इसको। बहुलकन के आधार पर तीसरा टॉपिक यही शुरू कर रहे हैं। अब बताओ, रैखिक बहुलक में कौन कौन है? रैखिक में है कौन कौन है? रैखिक में 2 गो नाम आया था। अब देखो झटका। अरे याद है। हाँ, बहुत अच्छा। तुम लोग पिछड़ रहा है दोनों। खाली स्पीड वाला में तुम लोग समझ रहा है कि खाली आवाज कर रहा है, स्पीड तुम लोग का घटल है। नेटवर्क वाला में बताओ, तुम ही मिठाई बांटे वाला आदमी। नेटवर्क में नेटवर्क में नेटवर्क रहेगा तो लाइट रहेगा कि नहीं? तुम दोनों लंबुआ, वो लंबुआ बताओ, बोलो। नेटवर्क में देखो, यही माइंड को रखना है स्टेबल। यूज कीजिए इसका पूर्ण इस्तेमाल। कौन कौन है? बेकेलाइट और मेलामीन 2। अब ये था यहाँ पे। बोले ना कि केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, सारे सब्जेक्ट में 12th में ही होगा। आज पढ़ेगा, कल धीरे धीरे धुंधला होना शुरू होगा। इसीलिए ध्यान दिया जाए कि हम लोग को पढ़ना है, डेली वो चीज को पढ़ना है। जब भी पढ़े तो डेली रिपीट कर लीजिए, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए। मतलब याद नहीं करना, ऐसे रटना है। रटने वाला सिस्टम तो भूल ही जाओ, क्योंकि रटेगा तो फिर भुलाएगा, लेकिन एक बार पढ़ते रहेगा तो माइंड को मेमोरी में ज्यादा मतलब स्टेबल धीरे धीरे होते जाएगा। बोला जाता है किसी भी चीज को हम 21 दिन तक लगातार यदि एक्टिव कर ले तो माइंड उसको सेट कर लेता है एकदम, वो याद हो जाएगा परमानेंट। याद नहीं करना है, याद करेगा तो फिर थोड़ा थोड़ा भूलेगा। पढ़ना है माइंड, मतलब ये करके रिमेम्बर करने वाला तुम्हारा जो रहेगा वो बाद का चीज रहेगा। और पहली बात, दूसरा बात, कैसे याद करना है? याद करने में भी गलती हो गया आप लोग से। याद जब भी करना है तो लिखना भी है। एक बात याद रखिए कि जो लिखते हैं उनको ज्यादा याद रहता है। टीचर को इस बात में आप मतलब इंटरलिंक कर लीजिए। टीचर को ज्यादा याद आपसे थोड़ा थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि लिख रहे हो लगातार। तो लिखना इस बात का सिंबल है कि याद आपको ज्यादा होगा। तो ज्यादा सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। याद करने का 2 ही तरीका है, एक तो आप लिखिए उसको, माइंड का कनेक्शन हाथ से है। और जिस दिन मतलब ये प्रैक्टिस हो गया, लिखना शुरू कर दिए, कहने का मतलब जैसे माइंड वाला चीज को आप कॉपी में उतारना शुरू कर दिए तो कॉपी वाला चीज खुद ब खुद माइंड में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए लिखना शुरू कर दीजिए। और लिखने के दौरान बिना कॉपी देखे हुए आप लिखिएगा। और लिखने के दौरान कैसे लिखना है कि वही चीज जो याद है, कुछ भी माइंड में आएगा ना उसको लिखिए। आप गाना याद आ रहा है तो उसको भी लिखिए। रियलिटी बता रहे आप, ये प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अब कुछ भी आ रहा है, पहले आप लिखने का हैबिट बनाएगी, कुछ लिखना है, माइंड की चीजों को आप कॉपी पे उतारना शुरू कर दीजिए, तो एग्जाम में अपने आप लिख के चलाइएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगा नोट्स वगैरह का। तो इसलिए ये काम कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, तो पहले तो आएगा वो सब चीज जो आपको ज्यादा याद रहता है, ज्यादा याद रहने वाली चीजें कुछ भी, वो सब आएगा। फिर धीरे धीरे आपका डायरेक्ट याद आना शुरू हो जाएगा। एक कॉपी वैसा रफ वाला बना लेना, जगह में वैसी का वैसी लिखोगे। बता रहे तरीका है आपका। और दूसरा, सोने के पहले आप मेमोराइज कीजिए। सोने के पहले और उठने के जस्ट बाद
5 से 10 मिनट के बीच का जो हो रहा था उसमें याद कीजिए क्या पढ़े आप, तो कुछ ना कुछ एक आध वर्ड याद आएगा, वो वर्ड हमेशा के लिए आपका परमानेंट होते चला जाएगा, मतलब वो वर्ड फिर याद हो गया, मतलब 2-3 बार आ गया ना सुबह सुबह वही सब वर्ड तो याद हो गया। तो तुम लोग सुबह सुबह तो कहीं और किसी और। चलिए तो अब हम लोग आएंगे बहुलकन के आधार पे। हाँ तो गड़बड़ नहीं कीजिए, आप यहाँ अब आए हैं पढ़ने के लिए, 1 साल खुद को समर्पित कीजिए। 1 साल ये वाला यदि समर्पित कर दिए तो आगे हम बता रहे कि 2 साल आपका आसान पड़ेगा, ना तो 1 साल ये वाला जहां आपका घटा तो अगला कुछ होता नहीं है। जैसे एक बात और बता रहे हैं, जैसे 11th पढ़ने से कोई घाटा नहीं 12th में है, कोई घाटा नहीं, लेकिन एक घाटा है 11th नहीं पढ़ने से 12th में ये घाटा है कि उसका माइंड ना उस तरह से एक्टिव नहीं रह पाता है जो 11th पढ़ा है। घाटा कुछ नहीं है, बस यही घाटा है कि 12th का जो पकड़ जो 11th के कारण बना है वो नहीं बन पाता है। तो बहुलकन के आधार पर, चलिए तीसरा टॉपिक, और इसको हम लोग अभी आज लास्ट करेंगे यहाँ तक, कल आगे पढ़ेंगे इसके आगे। तो बहुलकन के आधार पे 2 तरह के मतलब 2 यौगिकों में बांटा गया है। एक का नाम है योगज बहुलक और एक का नाम है संघनन बहुलक। एक का नाम है योगज बहुलक और दूसरा का नाम है संघनन बहुलक। योगज और दूसरा आपका संघनन। देखो ये है, अब योगज मतलब बहुलकन क्या है? बहुलकन का मतलब है कोई कैसे जुड़ रहा है, कोई किसी से कैसे जुड़ रहा है, जुड़ने का तरीका क्या है, उसी को बोलते हैं बहुलकन, जुड़ने का तरीका। तो देखिए जुड़ने के तरीके के आधार पे बहुलकन को 2 भागों में बांटा गया, योगज और दूसरा संघनन। योगज का मतलब कि छोटा छोटा अणु आपस में मिलके बड़ा अणु बनेगा, जुट के छोटा अणु आपस में बार बार प्लस छोटा अणु इक्वल टू जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा योगज बहुलक। इसका एग्जाम्पल हम लोग लाएंगे। योगज बहुलक में क्या होगा कि आपस में अणु जुड़ के एक नया बहुलक बनाता है, उसको बोलेंगे योगज। इसका एग्जाम्पल होगा पॉलीथीन। अब समझिए, देखिए पॉलीथीन कैसे बनता है। यह पॉलीथीन जो बनता है वो इथीन ना बार बार जुड़ता है, इथीन प्लस इथीन बार बार होगा तो उससे बनेगा आपका क्या? पॉलीथीन। इथीन का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? C2H4 पढ़े थे। अल्कीन वाला ग्रुप का दूसरा मेंबर है इथीन, तो कार्बन 2, तो अल्कीन में क्या होता है? CnH2n, तो अल्कीन का सूत्र होता है C2H4। अब जो प्लास्टिक बनता है वो देखिए कैसे बनता है, संघनन को आगे लेके चले जाएगा। C2H4 है तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन का 4 होना चाहिए, तो एक इधर से आपका H, एक इधर से आपका H, ठीक। यहाँ भी इसका एक H, यहाँ पर एक H, देखेगा तो सूत्र हो जाएगा C 2 बार H 4 बार हो गया, H 2 H यहाँ और 2 H यहाँ। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। अब इसी को हम थोड़ा सा ऐसे लिख ले रहे हैं कि देखो CH2 को ऐसे लिखते हैं, H2C इसको ऐसे लिख देते हैं, और ई डबल बॉन्ड को रहने देते हैं डबल बॉन्ड CH2। अब पॉलीथीन बनता कैसे है? ई है इथीन, केमिकल हमारा है, और इसी इथीन को क्या करते हैं, दोबारा इस इथीन को हम लोग लाते हैं फिर से प्लस, इसमें करते हैं फिर से लाते हैं H2C और डबल बॉन्ड CH2। तो होता यूं है, ये जब पॉलीथीन बनाया जाता है तो टेम्परेचर हाई रखा जाता है, तो टेम्परेचर जब हाई रखते हैं तो होता यूं है कि इसका डबल बॉन्ड टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना डबल बॉन्ड, ये टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बन गया। तो अब ध्यान दीजिएगा H2C यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे। अब देखिए कार्बन का कितना हुआ, 2 इधर से एक इधर से, 2 1 3, एक रह गया खाली, यही वाला खाली वाला इधर रहता है। फिर ये वाला भी देखिए, 2 इधर से एक, 2 यहाँ पर मिल गया और एक डबल बॉन्ड था तो पहले 4 था पूरा पूरा, अब जैसे डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हुआ तो 2 1 3 हो रहा है, तो एक इधर खाली रहता, खाली वाला में फिर ही आ जाएगा। अगला बार क्या होता है, ई वाला आके H2C एक साथ जुड़ जाएगा, फिर ई डबल सिंगल में बन जाएगा, CH2 इसके साथ आ जाएगा। अब बार बार ऐसे ऐसे जुटते जाएगा, इथीन बार बार टूट के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटते चला गया और इसी से बन गया आपका क्या, पॉलीथीन। हाँ लिख रहे थे, देखो ये कट गया इधर ऐसे, तो यही बार बार तो बोला जाएगा। पॉलीथीन का सूत्र क्या होता है, पॉलीथीन का सूत्र देखो समझेगा कैसे होता है। ये बार बार हम लोग लेते हैं तो इसको एन बोलते हैं। जैसे देखो
एन लिए, ये ले लिए हम लोग इथीन, इथीन को ऐसे लिख दिए, एन बार इथीन हम लोग लेते हैं तो पॉलीथीन आपका इस तरह से बन जाता है। इसमें क्या होता है H2CCH2 ऐसे कर दो, और यहाँ पे भी ऐसे छोड़ देना, इधर भी छोड़ देना, ऐसे लिखना है और इसको एन बार लिखना है। ये है आपका सूत्र किसका, पॉलीथीन का। पूछा जाता है पॉलीथीन का सूत्र क्या है, तो H2C मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए इसको ऐसे पॉलीथीन का सूत्र बोलेगा तो आज से क्लियर रखेंगे, H2C मॉलिक्यूल CH2 एन बार, ई भी जुड़ेगा हर बार, देखो इसका डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना, हर बार जुड़ रहा है, एन बार जुड़ेगा तो इसी को बोला जाता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का सूत्र ये है, मॉलिक्यूल H2C, CH2 ही है, इसको खाली आगे पीछे लिख दिया, मॉलिक्यूल CH2 और यहाँ पे लिखेंगे एन टाइम्स। इसका सूत्र पढ़ेगा तो ऐसे मॉलिक्यूल, इसको ये जो खाली रहता है ना उसको मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूल H2C, यहाँ पे रहेगा आपका मॉलिक्यूल CH2 मॉलिक्यूल एन टाइम्स, यानी अणु पढ़ा जाता है, मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं। तो ये सूत्र बोलेगा तो CH2 बोल देना, पॉलीथीन का सूत्र डायरेक्ट बोलेगा तो CH2 ये डायरेक्ट सूत्र है, डायरेक्ट वाला, बस तो इतना याद रखेंगे। पॉलीथीन हो गया आपका। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे, योगज बहुलक में। तो योगज बहुलक में जैसे बताए कि आपस में जुड़ के, एक ही मेंबर आपस में जुड़ के बनेगा आपका, तो जुड़ के बनाएगा जो यौगिक, उसको बोलेंगे योगज बहुलक। अब योगज बहुलक ना दो टाइप से है, योगज बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका, देखो योगज बहुलक को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं हम लोग सम बहुलक और एक को बोलते हैं विषम बहुलक। अब सम और विषम क्या है इसको समझ लेते हैं। सम बहुलक और दूसरा है आपका विषम बहुलक। अब खाली बस यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है आपको, डिटेल्स आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो सम बहुलक में क्या होगा, पॉलीथीन, इसमें यही वाला आ जाएगा पॉलीथीन। सम बहुलक किसको बोलते हैं, वैसा बहुलक जिसमें जुड़ने वाला मेंबर एक ही मेंबर बार बार जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं सम बहुलक। यानी जैसे इथीन ही इसमें बार बार जुड़ रहा था, जैसे इथीन वाला आपका था, इथीन वाला हम लोग ऐसे देखे थे, CH2 डाइबॉन्ड CH2 था आपका, यही वाला बार बार यहाँ पे जुड़ा, H2C हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, एन बार जुड़ा, तो ये एक ही मेंबर बार बार जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं सम बहुलक। अगला है विषम बहुलक। विषम बहुलक का नाम में एग्जाम्पल आता है ब्यूना एस, इसको बोलते हैं ब्यूना स्टाइरिन। अभी नाम पढ़िए, आगे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्यूना स्टाइरिन ये क्या है, रबड़ है, एक टाइप का रबड़ है। इस रबड़ का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, टाइल्स में, रबड़ का टाइल्स भी आता है, तो आपको आगे हम सीखेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन किस में है। योगज बहुलक में दो टाइप रहेगा, सम और विषम। सम वाला में पॉलीथीन और विषम वाला में ब्यूनाइस, बस इतना याद रखिए आप, और कुछ नहीं याद रखना है। ब्यूनाइस, ब्यूनाइस है क्या, ये क्या है, दो प्रकार के पदार्थ से मिलके बनता है। एक को बोलते हैं ब्यूटाडाइन और एक को हम लोग बोलते हैं स्टाइरिन। एस का मतलब होता है स्टाइरिन। इस बार का क्वेश्चन ये रहा है कि ब्यूना एस रबर में एस का मतलब क्या होता है, तो स्टाइरिन होता है। तो ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन है ये आपका। तो ब्यूटाडाइन में क्या होता है, ब्यूटाडाइन का सूत्र ऐसे होता है, CH2 डाइबॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डाइबॉन्ड CH2 अब प्लस, इसमें आपका जोड़ देता है स्टाइरिन। स्टाइरिन का सूत्र ये होता है, केमिकल है, CH डबल बॉन्ड CH। बस इतना। क्या इसमें क्या था, इसमें क्या था कि अलग अलग मिलके एक नया बहुलक बनाया, तो उसको बोलते हैं विषम बहुलक। यानी अलग अलग मेंबर आपस में मिलेगा। ये देखिए, इसको बेंजीन रिंग वाला एक केमिकल है, केमिकल और ये केमिकल दोनों अलग अलग मिला, इसमें क्या था, दोनों एक ही मिला। तो सम का मतलब होगा समान वाला, यानी समान वाला यौगिक हर बार मिलेगा तो सम बहुलक। तो एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। पॉलीथीन हो जाएगा, पॉली लग के जो वर्ड आएगा सब आएगा सम बहुलक में। पॉलिस्टर, तो ईस्टर ही बार बार जुड़ेगा तो नाम होगा पॉलिस्टर। फिर वैसे होता है पॉलीडेक्रॉन, पॉली लग के जो आएगा ना सम बहुलक में जाएगा। और उसके अलावा जो आएगा जिसके नाम में चेंज रहे, ब्यूना एस, एक आएगा ब्यूना एन, तो हो जाएगा विषम बहुलक। बस आपको बस ऑब्जेक्टिव याद रखना है। सम बहुलक में जो पॉली लग के वर्ड आएगा, पॉली वाला वर्ड बस डायरेक्ट याद रखो, पॉली वाला वर्ड जो भी लग के आएगा, पॉलिस्टर, पॉलीडेक्रॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, कुछ भी आएगा वो हो जाएगा सम में। और विषम में आएगा नाम के बाद में कुछ लगा, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये रहेगा ब्यूटाडाइन, ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा विषम बहुलक। चलिए ये दोनों हो गया क्लियर। एक और लास्ट है, योगज पढ़ लिए। योगज पढ़ रहे थे हम लोग, योगज और संघनन दो को बनाए थे। योगज वाला बनाए कि योगज में छोटा छोटा अणु आपस में मिलके बना लेगा,
और संघनन में। अब देखिए आगे एक यौगिक लास्ट पढ़ेंगे उसको हम लोग, टाइप में लास्ट हो जाएगा वो। संघनन बहुलक। संघनन का मतलब ऐसे समझिए आप क्या होता है, गला के किसी को नया चीज बनाना संघनन बोलते हैं। यानी कोई भी चीजों को आप गला के नया चीज बना दे रहे हैं उसको बोलते हैं संघनन। जैसे सोना, सोना आपका फॉर्मेट में है, धातु के रूप में है, आप उसको हीट देते हैं, गलाते हैं और उससे नया तार वगैरह बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे संघनन। संघनन का मतलब यही है कि आपस में वो जुड़ के ये नया फॉर्मेशन किया है वो। तो ये संघनन यौगिक का डिफिनेशन, संघनन बहुलक का। लोड बढ़ रहा है, लग रहा है? लास्ट कर दे रहे इसको, बढ़ेगा नहीं। अब नया नया चीजों को सीखने को मिलेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा बीच बीच में टफ भी आ जाता है, यौगिक जैसे ऐसा ऐसा आ जाएगा जिसको याद रखना पड़ेगा। तो संघनन बहुलक में डिफिनेशन देखो, संघनन बहुलक में क्या होता है, वैसा बहुलक जो यौगिक के फंक्शनल ग्रुप Fg के जुड़ने टूटने से बनता है, जुड़ने टूटने से बनता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेंगे, एक है आपका नायलॉन 66, इसको ऐसे पढ़िएगा, 66 नहीं पढ़ना है, नायलॉन 6,6। ये यौगिक याद रखेंगे, संघनन बहुलक है। आगे हम लोग और भी डिटेल से पढ़ लेंगे इसको। नायलॉन 66 जो है ना, वो बनता कैसे है, दो प्रकार के यौगिक से मिलके। इसको बोलते हैं डाई अमीन हेक्सामेथिलीन, केमिकल ज्यादा आ गया इसमें, डाई अमीन हेक्सामेथिलीन। अब केमिस्ट्री है तो केमिकल नाम आते रहेगा। डाई अमीन हेक्सामेथिलीन में एक अम्ल होता है एडिपिक अम्ल, ये दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये बनता है नायलॉन 66 रेशा। नायलॉन 66 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, टायर में। टायर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें नट बोल्ट फिट किया जाता है, जो मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको जोड़ा जाता है, तो बहुत टफ होता है और इसी का बना होता है नायलॉन 66 का। और नायलॉन 66 का इस्तेमाल और जगहों पे हम लोग करते हैं, नायलॉन 66 का इस्तेमाल पैराशूट के तार में भी होता है, नायलॉन 6 का भी होता है, नायलॉन 66 का भी होता है। तो सब जो आपका स्काई डाइविंग वाला जो होता है ना रस्सी, उसमें सब इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऊपर से एकदम बांध उंध के कूदता है, उसमें यही रस्सी, इतना ज़्यादा मजबूत रस्सी होता है, माना जाता है लोहे से लगभग 600 या 700 गुना मजबूत हो जाता है, इतना ज़्यादा मजबूत है। क्या वही वाला तो कह रहा है, ये टूटता नहीं है, इसलिए मतलब डरने की बात नहीं, रस्सी नहीं टूटेगा, लेकिन हो सकता है किसी का बैड लक, उसमें वो रस्सी नहीं टूटा, जो जगह से बांधा हुआ है वही टूट गया, ये भी हो सकता है। तो इसलिए वैसे चीज तो खतरनाक है ये है। हाँ, सब अपना एंजॉयमेंट के लिए, आनंद लेने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, मिल जाएगी ना है साथे। डायमीन हेक्सामेथिलीन, समझो सूत्र क्या है इसका, इसको NH2CH2 मेथिलीन, मेथिलीन का सूत्र होता है CH2, आई 6 बार है, हेक्सा 6 बार, और डायमीन है तो 2 बार इधर हो गया। एडिपिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसमें चलेगा COOH, अब बीच में रहेगा CH2 का 4 टाइम्स। आपको सूत्र वगैरह ज्यादा याद नहीं रखना है, बकाना नहीं है कि कुछ भी बीच में वैसा वैसा चीज आ गया, पढ़ना सब है, याद क्या रखना है ये हम आपको बताएंगे, पूरा का पूरा याद आपसे। पहली बात, हम लोग के क्लास में 12th में पढ़ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है, हम लोग को दूध नहीं पीना है, खोवा खाना है, गर्म करके पानी को हटाइए पूरा, जो मेन चीज है वो कर लेना है। तो COOH, ये वाला आपका समझ लीजिए क्या है, आपको याद रखना वाली ये संघनन बहुलक कौन है, नायलॉन 66। इतना पे आपका कहानी खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा बढ़ेगा भी तो ई सूत्रवा वाला में थोड़ा सा आपको कम भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला रहना चाहिए। तो हेक्सामेथिलीन एडिपिक अम्ल, अब देखो बनता कैसे है, ये कैसे बना, इसमें क्या हुआ कि देखिए यहां वाला देखो, इसके पास है OH, इसके पास है H, तो H और OH आपस में मिलके बना देता है जल। हम लोग पढ़े हैं कि H और OH मिलता है तो बनता है जल, तो एक जल यहां से बन गया, और H इसके पास भी और OH इसके पास भी, तो इसका वाला एक H जाके एकरा से मिलता है OH से, यही बना लेता है क्या, जल।
तो अब देखिए समझिए कि अब क्या हुआ, जैसे एक H हट गया तो NH बच गया, और नाइट्रोजन का होता है 3, चूंकि हम लोग वैलेंसी पढ़े हैं उसका 5, उस बाह्यतम कक्ष में 5 होता है, 3 चाहिए नाइट्रोजन को, तो एक यहाँ से मिल गया और एक इधर से मिल गया और एक रह जाता है खाली। जहां खाली रहा वहीं से बहुलक बनना शुरू होता है, तो ये खाली रह गया इधर। और ये देखिए CH2 में 6 टाइम हो गया, और यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, एक H बचा, एक H तो चल गया जल बनाने के लिए, तो NH बचा, और यहाँ पर फिर खाली रह गया, और खाली जब रह गया तो जुड़ेगा, अब जुड़ेगा ई वाला भी, इसका भी OH गायब हो गया है, तो ये CO बचा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ गया, और कार्बन इधर जुड़ गया, और बीच में हो गया CH2 का 4 टाइम्स, और इधर भी देखिए बच गया, CO है तो C डबल बॉन्ड O, CO को हमेशा C डबल बॉन्ड O समझना। अब ये 2 1 3 हुआ, एक खाली रह गया, यही बार बार खाली रह जाता है दोनों साइड, अब बार बार आके दूसरा मेंबर जुड़ते जाता है, वही वाला उसी से जो बनता है उसको बोलते हैं संघनन बहुलक। इसमें क्या हुआ कि इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, C डबल OH था कार्बोजाइलिक एसिड, लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग आपस में इसको मिलाए तो इसका वाला हाइड्रोजन इसके साथ जल बना लिया, OH इसका वाला और H प्लस OH पढ़ते हैं, जैसे H और OH तो क्या बन गया, H और H 2H और O H2O जल बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या हुआ, पहले था कार्बोजाइलिक एसिड, अब क्या हो गया, कीटोन आ गया, C डबल O को कीटोन बोलते हैं। इसमें हम बताएं वैसा बहुलक जो यौगिक के FG के जुड़ने, यानी फंक्शनल ग्रुप इसका कार्बोजाइलिक था, बाद में बन गया आपका कीटोन। तो बस इतना ही आज रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया।